दोस्तों, जब मनोज और संजय रात के 11 बजे दबे पांव मास्टर जी के घर पहुंचते हैं और जब मास्टर जी के घर में आगे से देखने का कोई जरिया नहीं मिलता और वो दबे पांव जब मास्टर जी के घर के पीछे की ओर जाते हैं और जहां पीछे उनको एक खिड़की खुली हुई नज़र आती है और दोनों दोस्त जब अपने मास्टर कालूराम जी के बेडरूम में उस खिड़की से झांकते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर का दृश्य, अंदर का नज़ारा ही कुछ इस तरह का था दोस्तों। अंदर बेडरूम में मास्टर कालूराम अपनी पत्नी, जो कि निहायत ही खूबसूरत, जिसके पूरे शहर में चर्चे थे कि मास्टर कालूराम जी की पत्नी बेइंतहा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि जो उसे एक बार देख ले वो यही कहेगा कि इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये दोनों दोस्त क्या देखते हैं कि मास्टर जी अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर हो रहे होते हैं, प्रेम क्रिया में लिप्त होते हैं। इन दोनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। 1-1.5 घंटे तक ये लाइव मूवी का नज़ारे का पूरा आनंद प्राप्त करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये सिलसिला चल पड़ा था। उन दोनों का रोज़ का यही काम था। रोज़ रात को मास्टर जी के घर पहुँच जाते और लाइव शो देखते और खूब मज़े लेते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना मिलता है इंसान की भूख उतनी ही बढ़ती जाती है, और ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा देखकर तो पागल होना स्वाभाविक है दोस्तों। ये दोनों फैसला कर लेते हैं, कुछ भी हो मास्टर जी की पत्नी को अब हमें पाना ही है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त गहरे रात चैनल पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त विक्रम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और आप लोग कहानी किस शहर से सुन रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। भारत देश का आसाम राज्य का एक शहर डिब्रूगढ़, वहाँ के 2 लड़के मनोज और संजय। जहाँ संजय के पिता पुलिस में हवलदार की पोस्ट पर तैनात थे, तो वहीं मनोज के जो पिता थे वो एक किसान थे। दोनों ही लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, लेकिन अय्याश किस्म के दोनों लड़के शौक़ बड़े बड़े पूरे करने होते थे। दोनों ने 12वीं उत्तीर्ण किया। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद शहर के कॉलेज में दोनों दाखिला लेते हैं। संजय और मनोज फर्स्ट ईयर का पहला दिन पहुंचते हैं। दिन सामान्य सा था, अच्छा रहता है। इसी प्रकार दोनों की कॉलेज लाइफ शुरू होती है। उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे मास्टर कालूराम। जैसा नाम वैसा गुण। नाम जैसा कालूराम था, देखने में उतने ही काले, कोयले से भी ज़्यादा काला अगर कुछ हो सकता है उतने काले। बेहद गंभीर व्यक्तित्व के धनी, अपने काम से काम, बस उस किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं। बहुत ही शांत और गंभीर किस्म के वो व्यक्ति थे। लेकिन उनके बारे में पूरे शहर में एक चर्चा आम थी कि उनकी जो पत्नी है निहायत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत, जैसा मैंने पहले बताया, कि जो भी एक बार देख ले वो इसके मुंह से यही निकले कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं की भी कोई हीरोइन उसके टक्कर की नहीं थी दोस्तों। बस चल रही थी लाइफ। और जैसे ही ये खबर जो होती है मनोज और संजय और इनके दोस्तों की टोली, 5-7 दोस्तों की, इनको जब कानों में बात पड़ती है कि यार मास्टर जी के घर तो आइटम बॉम्ब है, तो इनके अरमान मचलने लगते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, मास्टर जी की पत्नी को तो देखना है। अब कैसे देखें, मास्टर जी के अंदर जा नहीं सकते। दोनों दिमाग चलाते हैं अपना, बाकी दोस्तों को ना बताते हुए दोनों दिमाग चलाते हैं कि यार मास्टर जी के घर घुसा जाए रात को और देखा तो जाए कि ऐसी कितनी खूबसूरत है इनकी पत्नी। रात को खाना डिनर करने के बाद जब लोग सोने लग जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है, दोनों दोस्त चौराहे पे मिलते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं मास्टर कालूराम के घर की ओर। मास्टर कालूराम जी का जो घर था वो थोड़ा कॉलोनी से आउटर में बना हुआ था, एकांत में घर था। उसके आसपास अगल बगल में कुछ दूर दूर तक घर नहीं थे, ना आगे पीछे। आगे रोड था, साइड में घर नहीं थे, पीछे भी काफ़ी जगह खाली पड़ी थी। ऐसा कंपाउंड था मास्टर जी का, बीच में घर था, घर के आसपास काफ़ी खुली जगह थी, मतलब घर के चारों ओर से घूमा जा सकता था। इस प्रकार से मास्टर कालूराम जी का घर होता है। अब दोनों दाखिल होते हैं मास्टर जी के घर में। यहाँ से कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ बताता हूँ, जिसके बारे में एक कहानी है, यक्षिनी। आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा और यक्षिनी क्या होती है जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता यक्षिनी क्या होती है। तो दोस्तों, यक्षिनी एक ऐसी शक्ति होती है
अगर उसे साधना करके किसी साधक ने अगर साध लिया, उसे प्रसन्न कर लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप पा नहीं सकते, वो लाकर आपको दे नहीं सकती। अगर वो आप पर प्रसन्न हो गई तो आप दुनिया में हर चीज़ के मालिक बन सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। यक्षिणी जो होती है, ये ना देवी है ना ये डायन है, ये इन दोनों के बीच की एक शक्ति होती है, देवी से नीचे के स्तर की, और चुड़ैल डायन इनसे उच्च कोटि की ये एक शक्ति होती है। बस यहाँ तक इतना जानना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं, आगे फिर आपको समझ में आएगा। कहानी पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप कहानी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा दोस्तों। ये सत्य घटना है, ना भूलिएगा। तो दोनों घुसते हैं मास्टर जी के घर में, कोशिश करते हैं आगे से कुछ देखने की, आवाज़ सुनने की। पूरी तरीके से सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। देखने की कोशिश करते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, पर्दे लगे हुए थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। घर के पीछे की ओर पहुँचते हैं, तो पीछे की ओर था मास्टर कालूराम जी का बेडरूम। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, पर्दा हिल रहा था, खिड़की खुली हुई थी। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों खिड़की के पास पहुँचते हैं, अंदर झाँकते हैं बेडरूम में। बेडरूम खाली था, कुछ नज़र नहीं आता। संजय कहता है, यार मनोज, चल अपनी किस्मत ही ख़राब है, चल वापस चलते हैं। संजय कहता है, यार अब इतनी दूर आ गए हैं तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, देखने से तो बेडरूम ही लग रहा है, हो सकता है मास्टर जी यहीं सोते हो, कुछ देर इंतज़ार करते हैं, शायद कुछ देखने को मिल जाए। करीब 15 से 20 मिनट बीते होंगे। कमरे में किसी के आने की हाट होती है, दोनों सावधान हो जाते हैं। देखते हैं मास्टर जी कमरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही अपने कपड़े उतारते हैं, शर्ट वर्ट उतार के बिस्तर पर लेट जाते हैं। मतलब स्वाभाविक सा था कि मतलब जैसे सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेट जाते हैं। टाइम बीतता है 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद उनके कानों में पायल की आवाज़ पड़ती है, छन 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 छन। इस प्रकार से पायल की आवाज़ तेज़ होती है और दरवाजे पे जब उनकी नज़र पड़ती है तो क्या देखते हैं दोस्तों, दरवाजे से प्रवेश करती है वही मास्टर कालूराम जी की पत्नी, जो बेइंतहा खूबसूरत थी। दोनों ने देखा, पलक झपकना भूल गए। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने जीवन में आज तक नहीं देखी थी दोस्तों। दूध में केसर घोला हुआ सफ़ेद रंग, तीखे नए नक्श, संगे मरमर सा तरासा हुआ बदन, हर जगह से सही प्रकार से ढला हुआ कटाव। कुल मिलाकर जैसी आप कल्पना कर सकते हैं, आप वैसी कल्पना कीजिए, वैसी ही थी वो। दोनों देखते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हैं देखकर। लेकिन उनकी किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही जोरों पर थी। वो देखने तो आए थे मास्टर जी की पत्नी को कि कैसी दिखती है, लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो आती है, आते ही अपने वस्त्र उतारना शुरू कर देती है। इन दोनों की तो सांसें थम जाती हैं। वो एक एक कर अपने सारे वस्त्र उतार के निर्वस्त्र मास्टर जी के सामने खड़ी होती है और उसके बाद वो मास्टर जी के बेड पर चढ़ती है और मास्टर जी पर छाती चली जाती है और मास्टर जी के साथ प्रेम क्रिया करने लगती है। और वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये दोनों बुत से बने एक टक उस नज़ारे का आनंद ले रहे होते हैं। इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले 2 जवान लड़के, जिनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत निर्वस्त्र अवस्था में किसी के साथ प्रेम क्रिया कर रही है, तो इनकी क्या हालत हो रही होगी। 1-1.5 घंटा होने के बाद जब पूरा प्रोग्राम पूरा फाइनल फिनिश हो जाता है, दोनों वहाँ से निकलते हैं। बहुत खुश थे दोनों घर आ जाते हैं। दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं, लेकिन इतने होशियार बंदे कि जो हमने देखा दोनों ने ही देखा और हम ही दोनों ही इसको देखेंगे, किसी को नहीं, तीसरे अपने किसी मित्र को बताते नहीं। अब ये इन दोनों का रोज़ का काम बन गया था। ये रोज़ रात को 11 बजे वहाँ पहुँच जाते मास्टर कालूराम जी के यहाँ, और रोज़ रात को वहाँ पे वही काम होता और ये जमकर उसका आनंद उठाते, लुत्फ़ उठाते, और बाद में 12 साढ़े 12 1 जो भी टाइम होता अपने घर वापस आ जाते। इसी प्रकार से दोस्तों 15 दिन तो निकल गए। अब इनकी इच्छाएं जोर मारने लगी, इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो सब देख देख के इनके दिमाग में मास्टर कालूराम जी की जो पत्नी थी इस तरीके से घर कर गई थी कि इनको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ वही वो नज़र आती थी। और ये जो विचार थे इन दोनों के दिमाग पर इतने हावी हो चुके थे, ये दोनों एक फ़ैसला करते हैं, यार कुछ भी हो,
उसे और नज़दीक से देखना है। ठीक है, अब ये प्लान बनाते हैं। मास्टर कालूराम जी गणित, कॉमर्स में गणित पढ़ाते थे। ये बहुत उसमें रुचि दिखाने लगते हैं, इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। बाकी दोस्त बड़े आश्चर्यचकित थे, इन दोनों को हुआ क्या। पर ये दोनों उनको बातों बहानों में टाल जाते, कुछ बताते नहीं। मास्टर कालूराम जी से बार बार मिलना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करना। लेकिन मास्टर कालूराम जी तो विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बिना मतलब किसी से बात ही नहीं करते थे, बेमतलब की वो बात ही नहीं करते थे। ये जितना सवाल पूछते उतना इनको जवाब मिल जाता, चले जाते। 2-4 दिन इन्होंने देखा यार बात तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ रही, फिर ये युक्ति लगाते हैं। एक दोपहर छुट्टी का दिन था, संडे का। अब ये मास्टर जी घर पहुंच जाते दोपहर में 2 बजे। अब जैसे 2 बजे मास्टर जी घर पहुंचते हैं, घर की बेल बजाते हैं। मास्टर जी दरवाज़ा खोलते हैं, इनको सामने देखकर चौंक जाते हैं। पूछते तुम इस वक्त यहाँ कैसे, क्या काम पड़ गया? ऐसा क्या काम था जो तुम मुझसे कॉलेज में बात नहीं कर सकते थे? तुमको मेरे घर आने की ज़रूरत क्या पड़ी? बोलो क्या बात है। ये कहते हैं मास्टर जी देखिए ऐसा है कि ये जो गणित का विषय है ये हम दोनों के सर के ऊपर से जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों फेल हो जाएंगे। हमारे भविष्य का सवाल है, हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आज आप हमें गणित का ट्यूशन दे दें। मास्टर जी झल्ला जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये ट्यूशन व्यूशन नहीं लेता, ना मैंने आज तक कभी ली है, ना मैं लेने का इच्छुक हूँ। तुम लोगों को जो भी समस्या है मुझे कॉलेज में मिल लेना, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं वहीं कर दूंगा। तुमको जो भी पूछना है मुझसे वहीं पूछ लेना। ये दोनों खड़े ही रहते हैं, इनके मुँह पे भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दोनों को यार बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि यार साला बेइज्जती कर दी मास्टर जी ने, मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। छोटा सा मुँह लेके दोनों वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर दोनों का दिमाग चलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना दोस्तों। अब देखिए कैसे होती है। इन दोनों के दिल में अब एक विचार आता है, और वो जो विचार था वो मानवता के विरुद्ध तो था ही, वो कानूनन अपराध भी था। इन्होंने फैसला किया कि जब मास्टर जी घर में नहीं होंगे हम मास्टर जी के घर में घुसेंगे, और चाहे जो भी हो जाए हम मास्टर जी की पत्नी को अपना बनाकर रहेंगे, हम उसे पाकर रहेंगे। मतलब समझ सकते हो ये उसके साथ क्या करना चाह रहे थे। ये पूरी प्लानिंग करते हैं। 2-4 दिन के बाद एक देखते दिन डिसाइड ये लोग करते हैं। मास्टर जी कॉलेज में होते हैं, ये कॉलेज जाते हैं, देखते हैं मास्टर जी कॉलेज में हैं। ये कॉलेज बंक करके वापस आ जाते हैं, और दोपहर के 2 बजे ये पहुंचते हैं मास्टर जी के घर। अब जब ये मास्टर जी घर पहुंचते हैं, डोरबेल बजाते हैं। डोरबेल बजती है, इनके कानों में फिर वही आवाज़ पड़ती है पायल की, छन 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 छन। दरवाज़ा खुलता है, इनको लगता है मास्टर जी की पत्नी आएंगी, दरवाज़ा खोलेंगी। दरवाज़ा खुल जाता है, ये अंदर प्रवेश करते हैं। हॉल में कोई नहीं। ये अपने हाथ से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो आए ही अपने गलत इरादों के साथ थे, गलत काम करने। दरवाज़ा लॉक करते हैं, चिटकनी लगा देते हैं, आवाज़ लगाते हैं मैडम मैडम। मैडम अंदर के रूम से बाहर आती है छन छन करती हुई। दोनों की बातें खिल जाती हैं, और वो कहती है, आती है क्या कहती है पता है? बोलो संजय और मनोज कैसे आना हुआ? ये दोनों चौंक जाते हैं, यार हमने तो कभी इनसे मिला नहीं, इनको हमारा नाम बताया नहीं, इनको हमारा नाम कैसे पता? सोचते हैं कि हो सकता है मास्टर जी ने कभी इस बात छेड़ी हो कि 2 लड़के हैं ऐसा ऐसा बोलते हैं, या जो भी है। ठीक है, फिर ये बोलने लगते जी जी। वो इतने में ही वो जो होती है मास्टर जी की पत्नी, इनकी बात काटते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ मास्टर जी तुम्हारा कोई रजिस्टर लेकर नहीं आए। ये तो अब पूरे शौक हो जाते हैं, यार इसको कैसे पता कि हम यहाँ आकर ये बहाना करने वाले थे कि मास्टर जी हमारा कोई रजिस्टर लेके आए हैं। अब इनसे रहा नहीं जाता, ये उससे पूछ लेते हैं कि आपको ना हमने अपना नाम बताया, आपने हमारा नाम लिया, और हमने तो आपको ये भी नहीं बताया था कि हम यहाँ पर क्या लेने आए हैं, तो आपको कैसे पता? वो हंसती है ठहाका लगा के। ये दोनों सहम जाते हैं। वो कहती है, बच्चों मुझे तो ये भी पता है कि तुम पिछले 25 दिनों से मेरे घर के पीछे आके खिड़की से क्या देख रहे हो। दोनों की तो टांगें कांपने लग जाती हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और ये क्या देखते हैं, इनके देखते ही देखते वो जो मास्टर जी की पत्नी थी वो ज़मीन से 4 से 5 फुट हवा में ऐसी खड़ी हो जाती है, तैरने लगती है, और ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंसने लगती है। ये दोनों थर थर काँपने लगते हैं। और उसके बाद वो जो स्त्री होती है इन दोनों की जो तबीयत से पिटाई शुरू करती है। दोनों जो होते हैं
दर्द से बिलबिलाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है, मार खाते खाते दोनों कब बेहोश हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब दोनों की आंखें खुलती है, सामने कुर्सी पर मास्टर कालूराम जी बैठे हुए होते हैं और ये दोनों उनके सामने जमीन पर पड़े हुए होते हैं। मास्टर जी इनको जब होश में आया देखते हैं, कहते हैं, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, जानते हो, अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। दोनों मास्टर जी से क्षमा मांगने लगते हैं। मास्टर जी उनसे कहते हैं, जिस राज को मैंने 20 साल तक इस दुनिया से छुपाए रखा, आज तुम्हारी वजह से वो राज उजागर हो गया और इस वजह से आज मेरी जान पर भी बनाई है। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। मुझे इसका बदला मुझे कैसे चुकाना पड़ेगा, मुझे इसके बदले में क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ेंगी या मेरे साथ क्या हो सकता है, तुम इस बात का विचार भी नहीं कर, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते। ये लोग सोच पूछते हैं, गुरुजी ऐसा क्या, और वो कौन है जो सब कुछ पहले से जानती थी और वो हमारे सामने हवा में खड़ी हो गई। गुरुजी इंसान तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं वो इंसान नहीं है, यक्षिनी है, वो यक्षिनी। यक्षिनी? अब इन लोगों ने तो कभी ये चीज़ सुनी नहीं थी, यक्षिनी। गुरुजी ये क्या होता है यक्षिनी? गुरुजी कहते हैं ये क्या होता है यक्षिनी, अब ये मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। तुम लोग बस यहाँ से जाओ और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये आज जो यहाँ पर हुआ है या तुमने जो देखा है, ये बात तुम दो के अलावा तीसरे व्यक्ति तक जानी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दोनों को मास्टर जी भेज देते हैं। अब दोनों वहां से चले तो जाते हैं। अब इनको तो ये पता नहीं था कि ये यक्षिनी क्या होती है, यक्षिनी कौन होती है। अब ये जाते हैं। अब इनके तो दिल में तो खटका था यार, एक तो इतनी सुंदर स्त्री, ऊपर से मतलब मैजिक हुआ था इनके सामने, तो इनकी तो उत्सुकता और बढ़ जाती है, इनका दुस्साहस और बढ़ जाता है। ये इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं, यक्षिनी क्या होती है, यक्षिनी क्या करती है, यक्षिनी कैसे सामने आती है, ये सब चीज़ें जैसे भी जिनका होता है कीवर्ड्स डाल के लोग टाइप करके सर्च करते हैं। जितना भी नेट पे इनको मिलता है सब खंगाल डालते हैं, समझ लेते हैं। अब ये सब करने से, सर्च करने से इनको ये तो समझ में आ गया था कि यक्षिनी क्या होती है और यक्षिनी क्या क्या कर सकती है, लेकिन इनको ये नहीं पता था, समझ में आया था, ये नहीं जान पाए थे कि यक्षिनी को प्रसन्न कैसे किया जाता है, यक्षिनी को साधा कैसे जाता है, उसे अपना कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इंटरनेट पे सारी जानकारी तो उपलब्ध होती नहीं, और होती भी है आधी अधूरी या झूठी होती है, उसको देखकर कभी कोशिश भी ना करें, जान पर बनाएगी। ये विद ये जो विद्याएं हैं काफ़ी गुप्त होती हैं, ये सिद्ध गुरुओं के पास ही होती हैं। तब ये लोग दोनों एक फैसला करते हैं मास्टर कालूराम को ब्लैकमेल करने का। जाते हैं मास्टर जी के पास और मास्टर जी के सामने शर्त रखते हैं कि या तो हमें भी यक्षिनी सिद्ध करवा के दीजिए, या हम आपका राज सारी दुनिया को बता देंगे। मास्टर जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो इनसे कहते हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम 1 घंटा भी ना जी पाओ आगे। अगर अपनी यक्षिनी को आदेश दूं तो पल में तुम्हारा काम तमाम कर देगी, तुम अगली सांस तक ना ले पाओगे। लेकिन तुम अभी बच्चे हो और मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसके बाद तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। और मास्टर जी जो होते हैं उन्हें यक्षिनी सिद्ध करने की सारी विधि और मंत्र जो होता है वो उन्हें दे देते हैं, बता देते हैं ऐसे ऐसे करना है। उसमें ऐसा होता है कि इन लोगों को रात के 12 बजे शमशान घाट में जाना था और 2 घंटे तक पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के जाप करना था। 12 दिन की साधना इनको मास्टर जी ने दी थी और इन्हें बताया था कि 5वें दिन से तुम्हें आभास होना शुरू हो जाएगा और 12वां दिन आते आते तुम्हारे साथ कुछ कुछ घटनाएं घटने लगेंगी और 12वें दिन तुम्हारे सामने यक्षिनी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होंगी और तुमसे पूछेंगी कि क्या चाहते हो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी करेगी, लेकिन ध्यान रहे उसके साथ वो अपनी इच्छा भी रखती है और उसकी इच्छा भी तुमको पूरी करनी होती है, और अगर तुमने वो पूरी नहीं की तो वो तुम्हें मार डालेगी। दोनों निकलते हैं, बड़े खुश चले जाते हैं घर। अब संजय जो होता है वो तो अगले दिन से ही साधना करने की सोच लेता है, लेकिन मनोज जो था, मनोज के रिश्तेदारी में कहीं शादी थी, उसे 2-4 दिन में जाना था। सोचता है वहाँ से आने के बाद ही साधना करूँगा। मनोज चला जाता है गाँव और संजय शुरू करता है साधना। रात को 12 बजे शमशान में जाता है, दिया जला के जो विधि मास्टर जी ने दी थी शुरू करता है। 4 दिन बीत जाते हैं। 5वें दिन इसको कुछ आभास होता है, जैसे आसपास कोई चल रहा है, पायल की आवाज़ आना, आसपास पत्तों की सरसराहट होना, जैसे कोई चल रहा है। साधना आगे बढ़ती है।
छठवां दिन होता है, छठवां दिन होता है, सातवां दिन होता है। सातवें दिन इससे ऐसा पूर्ण आभास होता है कि जैसे इसके पीछे से आके किसी ने कान में इसका नाम लिया है, संजय, इस प्रकार से लेडीज की आवाज। ये बहुत खुश होता है कि मेरी साधना सही दिशा में है, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं, मैं जल्द ही सिद्ध कर लूंगा यक्षिणी को। अब 8वें दिन रात को जब ये पूजा कर रहा होता है, साधना कर रहा होता है दोस्तों, तो इसकी पूजा को भी 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि एकदम से एक प्रकाश होता है और उस पीपल के पेड़ से एक रोशनी, एक प्रकाश ऐसा नीचे उतर के जमीन पर खड़ा होता है और धीरे धीरे वो प्रकाश साफ होता है। और संजय क्या देखता है, इसकी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जैसी मास्टर कालूराम जी की पत्नी थी उसी प्रकार से एक बहुत ही सुंदर स्त्री इसके सामने साक्षात खड़ी है और कहती है, बोलो संजय, तुमने मुझे प्रसन्न किया, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। संजय अपना सातिर दिमाग लगाता है, सोचता है एक ही बार में सब कुछ मांग के काम मामला ख़त्म क्यों कर दूं। एक तो उसको देख के दिमाग चकरा जाता है, कामातुर हो जाता है, इसके अंदर काम वासना के भाव भी आने लगते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है कि जो होगा धीरे धीरे, ज़्यादा गर्म खाना ठीक नहीं है, मुंह जल जाएगा। अब होता क्या है कि वो कहता है कि जी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा। वो कहती है ठीक है, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरा आह्वान करना, मुझे पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे मेरी भी कुछ शर्तें हैं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हें मुझे देना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ये कहता है हाँ ठीक है, इसे मास्टर ने तो बताया था। संजय घर आ जाता है। अगली रात को संजय आह्वान करता है, यक्षिणी आती है। संजय बोलता है मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे फ़ोन लेना है नया। वो कहती है ठीक है, अभी आई, गायब हो जाती है। कुछ पलों बाद चुटकी में हाजिर होती है, ये लो 50,000। संजय खुश हो जाता है। अगले दिन नया मोबाइल लेके आता है, बढ़िया महंगा वाला, सैमसंग का जो भी होगा। कॉलेज जाता है, अपने दोस्तों को चमकाता है, अरे वाह संजय नया फ़ोन, क्या बात है ये वो। अब अगली रात संजय सोया हुआ था, उसे कानों में यक्षिणी की आवाज़ पड़ती है। संजय जो होता है उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है, देखता है क्या है, तो सामने यक्षिणी खड़ी है। वो कहता है जी आप, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। वो कहती है हाँ, आज तुमने नहीं बुलाया, मैंने कहा था ना मेरी भी कुछ शर्तें हैं, तो आज मुझे कुछ चाहिए तुमसे। वो कहता है हाँ जी कहिए क्या चाहिए, मैं पूरी करूँगा। वो कहती है मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, बहुत दिनों से प्यासी हूँ, मेरी इच्छा पूरी कर दो। बोलो करोगे ना संजय। संजय के मन में तो वो होता है सुना, बेटा मन में लड्डू फूटा, बस संजय के साथ वही होता है। ये तो खुश, पैसा तो पैसा मिल रहा है, और जो ये चाहता था पहले दिन से उसके साथ करना, खुद से इसको आगे से परोस कर दे रही थी कि लो मेरे साथ करो। ये खुश हो जाता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। बस फिर क्या था, वो जो होती है यक्षिणी, वो आती है, अपने पूरे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर इसके बेड पर आती है और इसके साथ जमकर संभोग होता है, जमकर इसको भोगती है। अब वो तो शक्ति है, ये नॉर्मल इंसान है, तो ऐसा रगड़ती है कि इसने सोचा भी नहीं था, पर ये फुल पावर में था, मज़ा आ जाता है इसको, तो खुश, ये खुश चली जाती है। अब अगले दिन फिर वो आती है, फिर उसके साथ वो होता है। अब ये 2-4 दिन 5 दिन हो गए थे, उसके बाद रोज का काम हो चुका था, ये बुलाए ना बुलाए, ये कुछ मांगे ना मांगे, वो आती थी और इसने भी डिमांड शुरू कर दी थी, आज इतने पैसे चाहिए, आज इतने पैसे चाहिए। कभी इसने नई बाइक भी खरीद ली, कभी ये ला रहा है वो ला रहा है। लोग साले हैरान कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो बिना बुलाए भी रोज आने लगी और रोज आती और इसके साथ संबंध बनाती। अब हुआ क्या कि इसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, ये मरियल सा, बीमार सा, सूखा सा होते जाने लगा। अब इसका मन ना भी होता, ये ना भी चाहता, लेकिन इसको जबरदस्ती का संभोग करना पड़ता। अब वो इससे शराब की और मांस की भी डिमांड करने लगी थी, जो उसे लाकर देता, वो कच्चा मांस खाती है, शराब पीती और इसके साथ जमकर इसको भोगती और चली जाती। धीरे धीरे इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। 15 दिन के अंदर इसकी हालत पूरी डाउन हो गई थी। 15 दिन बाद इसका जो दोस्त था मनोज, वो लौट कर आता है और जब इससे मिलने जाता है तो इसकी हालत देखकर आश्चर्य पड़ जाता है कि यार ये तेरे साथ क्या हुआ। वो सारी बात इसको बताता है, ये परेशान हो जाता है। उसी रात यक्षिणी आती है और इसके सामने एक ऐसी डिमांड रखती है कि इसका दिमाग चकरा जाता है दोस्तों। वो कहती है
मुझे बच्चे का मांस खाना है, इंसान के बच्चे का। अब ये पूरा परेशान हो जाता है कि यार ये ऐसी डिमांड इसने रख दी, अब मैं कैसे पूरी करूँगा। वो कहता है यार, कहता है मैं इंसान के बच्चा कहाँ से ला के दूँगा आपको, मैं ये नहीं कर सकता। वो नाराज़ हो जाती है, बोलती है वचन तुमने दिया है, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी। 3 दिन बाद अमावस्या है, मुझे अमावस्या को बच्चे का मांस चाहिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसको तो काटो तो खून नहीं, इतना कहकर वही यक्षिनी मांस खाती है, शराब पीती है, इसको भोगती है, चली जाती है। दूसरे दिन ये मनोज से मिलता है, सारी व्यथा सुनाता है, रोने लगता है। मनोज कहता है यार अब तो मास्टर जी कुछ कर सकते हैं, वही बचा सकते हैं जान। दोनों जाते हैं मास्टर जी के पास। मास्टर जी इनको लतिया के जूतिया के भगा देते हैं, बोलते मैंने तो पहले ही कहा था जो भी होगा अंजाम तुम तो जिम्मेदार तुम होगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाओ जैसा किया है भुगतो, मेरी बात तो तुमने मानी नहीं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। संजय के पापा जो पुलिस में हवलदार थे, मनोज कहता है यार देख संजय, अब अंकल जी को बताने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वही कुछ मदद कर सकते हैं, वही मास्टर जी से बात कर सकते हैं। जाते हैं दोनों, संजय के पिताजी को बताते हैं। सारी बात सुनकर बेचारे के उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि लड़के क्या कर बैठे। पहले तो संजय की जम की धुनाई करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आखिर है तो बेटा, मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते ना। जाते हैं मास्टर जी के सामने, हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मास्टर जी से रिक्वेस्ट करते हैं। मास्टर जी मान तो जाते हैं, लेकिन वही उनसे भी वचन लेते हैं कि देखिए ये बात इस तरीके से धीरे धीरे फैल रही है, मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे बस इतना वचन चाहता हूँ कि ये बात हम चारों के अलावा कहीं बाहर ना जाए। वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब संजय के पिताजी उन्हें आश्वासन देते हैं। मास्टर जी अगले दिन दोनों लड़कों को घर बुलाते हैं। पूजा की कमरे में पूरी तैयारी की जाती है, सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, वहाँ उन दोनों लड़कों को बैठाया जाता है। और उसके बाद मास्टर जी जो होते हैं वो अपनी यक्षिनी का आह्वान करते हैं। कुछ मंत्र जाप करने के बाद उनकी जो यक्षिनी थी, जो उनकी पत्नी, वो वहाँ प्रकट होती है और उन दोनों को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों को तो मैंने उसी दिन मार डालना चाहिए था, वरना अगर तुम लोगों को मैं उसी दिन मार डालती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। तुम दोनों इसी लायक हो। जो मास्टर जी होते हैं उसे शांत कराते हैं, कहते हैं देखो बच्चे हैं, गलती हो गई, नादान है, इनकी उम्र ही क्या है, इन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझती। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सॉरी, कि कैसे भी करो इन बच्चों की जान बचाओ। वह कहती है देखिए मास्टर जी, काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप जानते हैं कि हर काम की कीमत देनी होती है। अगर आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ। मास्टर जी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगी मुझे मंजूर है, बस इन बच्चों की जान बचा लो। यक्षिनी गायब हो जाती है। 10 मिनट बाद जब हाजिर होती है तो साथ में एक बुरी आत्मा, एक काली सी, एक भयंकर दिखने वाली सी, एक डायन चुड़ैल सी, एक साथ में लेकर उसे बाल पकड़कर वो साथ में लेकर आती है। कहती है यही है, वो यही है। तो संजय जो होता है वो कहता है मास्टर जी क्षमा करें, लेकिन ये वो कैसे हो सकती है, वो तो बहुत ही सुंदर, मतलब जैसे ये यक्षिनी है इसी तरीके से बहुत ही निहायत ही खूबसूरत थी। तो वो यक्षिनी गुस्से से संजय की तरफ देखती है और कहती है मूर्ख बेवकूफ़ लड़के, तुझे मास्टर जी ने क्या कहा था कि 12 दिन की साधना होगी, 12 दिन साधना करेगा तब 12वें दिन तेरे सामने यक्षिनी प्रत्यक्ष होगी, कहा था ना। वो कहता है हाँ। वो कहता है, वो मास्टर जी से कहती है यक्षिनी मास्टर जी इसके सामने 8वें दिन ही प्रत्यक्ष हो गई थी और ये उसे अपने साथ घर ले आया यक्षिनी समझकर। वो यक्षिनी नहीं थी, वो डायन थी, डायन पिशाचिनी, जो यक्षिनी रूप में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके इसके सामने आ गई और ये बेवकूफ़ लड़का समझ भी नहीं पाया और अपने साथ पिशाचिनी डायन को ही अपने साथ घर ले आया, चुड़ैल को। ये है वो। उसे देखकर संजय की और मनोज की तो रूह कांप जाती है। दोस्तों इतनी भयंकर थी वो, कच्चा खा जाए इनको। मगर वो यक्षिनी की वजह से इनकी जान बच जाती है। वो यक्षिनी उससे वचन लेती है, वो कहती है मेरी जान बख्श दो, मैं यहाँ से काफ़ी दूर चली जाऊँगी। फिर तब कहीं जाकर यक्षिनी उसकी जान बख्शती है और वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और इन दोनों बेवकूफ़ लड़कों की जान बच पाई है। तो दोस्तों बिना सोचे समझे, बिना जाने इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। देखिए जीवन में शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं। जो चीज़ करो मेहनत से काम करो, कमाओ और सुख का जीवन जियो। इन तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के ये दूर से चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सॉरी। अब आप सोचेंगे कि मास्टर जी कैसे 20 साल से उसको अपने साथ रखे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि मास्टर जी जो है, इनकी एक यक्षिनी की एक खास बात होती है, अगर किसी ने यक्षिनी सिद्ध कर ली तो वो साधक उसके बाद कभी किसी स्त्री के पास नहीं जा सकता, वो किसी से शादी नहीं कर सकता, किसी से रिलेशन नहीं रख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसका होकर उसे रहना होता है। और मास्टर जी ने वही किया था। मास्टर जी इतने काले थे कि उनकी वैसे ही शादी नहीं हो रही थी, त्रस्त आकर, और उनकी रुचि जो थी वो साधना क्षेत्र में भी थी, इसलिए उन्होंने यक्षिनी सिद्ध करी और 20 साल से उसके साथ
उनके साथ वो रह रही थी और मास्टर जी उसको बखूबी संभाल रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। और कमेंट में आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, आपको कहानी कैसी लगी या कुछ भी जो आप चाहें 2 शब्द ज़रूर बोल के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।